तो यूनिट फर्स्ट का ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इस पहले हम जो देख चुके हैं तो यूनिट फर्स्ट का ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद जो है हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की जो चीजें हैं वो अभी तक आपको समझ में आ गई हैं। एक बार थोड़ा सा हम पीछे का रिकैप करते हैं जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण क्या था, ठीक है, और पुनर्जागरण के बाद हमने समझा कि प्रबोधन काल क्या था, जब लोगों के बौद्धिक विकास होना शुरू हुआ, लोगों ने लिखना शुरू किया, तर्क देना शुरू किया। हमने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो किस तरह से जो है समाज का समाज में परिवर्तन आया है, कैसे सरल से जटिलता की ओर समाज हमारा गया है, तो वो सब चीजें हम देखते हैं। तो हमने फ्रांस की क्रांति तक देख लिया था कि वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और एक स्थिर संवैधानिक जो है राज्य की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि समाज के दूसरे पहलू की तरफ, जहां पर जो है समाज में फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई हैं और फैक्ट्रीज लगने की वजह से क्या है वहां पर जो सामान है वो अब घरों में ना बनकर, घरेलू स्तर पर ना बनकर, बल्कि फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कारखानों में बनने लगा है। उसकी वजह से समाज में कैसे परिवर्तन आया है वो अब हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है ब्रिटेन से। ठीक है, आपको हमें अपना जो टाइम पीरियड है और जो हमारे स्थान है खास वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत होती है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन में शुरुआत होती है, ब्रिटेन से शुरुआत होते हुए फिर इंग्लैंड में जाती है और इंग्लैंड से धीरे धीरे ये जो है हमारी पूरी औद्योगिक क्रांति कहाँ फैल जाती है? समस्त यूरोप में फैल जाती है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जब, क्योंकि हमने देखा अपने प्रीवियस लेक्चर में कि विज्ञान आ चुका है, विज्ञान से जो नई नई खोज शुरू हो गई है, तो मशीनें बनने लगी है, भाप का इंजन इस टाइम बन गया है। तो जब मशीनें बन गई हैं तो अब हमने जो है कारखाने धीरे धीरे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, कपड़े का मिल लग गया है, क्योंकि जो वो इम्पोर्टेंट एक कहते हैं तर्क है या इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कपड़ा बनना शुरू हो गया है मिलों में। तो अब क्या है, धीरे धीरे समाज में कैसे परिवर्तन आ रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, जब समग्र यूरोप में चीजें फैल जाती हैं तो इसका प्रभाव समाज पे क्या बनता है? नए नए क्षेत्रों की खोज होने लगी है, यानी कि अब नई नई जो चीजें हैं उनकी खोज समाज में बढ़ गई है। अब जो नई तकनीक है या नए नए क्षेत्र हैं उनकी खोज समाज में बढ़ने लगी है। जहां पर भी आपकी फैक्ट्री कारखाने लगते हैं, जब कारखाना कहीं किसी जगह लगाया जाता है तो उसके आसपास क्या लोग बसने शुरू हो जाते हैं और वहां पर धीरे धीरे क्या है, जनसंख्या निवास करने लगती है। और यही जनसंख्या यानी कि अब गांव की जगह किसने ले ली है? अब शहरों का विकास होने लगा है। ठीक है, वही कारखाने लगे, लोग रहने लगे, अब वहां पे हर तरह के लोग रहेंगे, मिडिल क्लास भी रहेंगे, अपर मिडिल क्लास भी रहेंगे। तो फिर बैंक आए, ठीक है, व्यापारी वहां पर रहने लगे, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, हॉस्पिटल बने। तो अब क्या है, धीरे धीरे जो है अब वो शहरों का विकास होने लगा है। और अब शहरों के विकास के साथ क्या है कि तकनीकियों का विकास भी होने लगा है, नई नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी है समाज में। ठीक है, इन सब में क्या होने लगा है कि अब चीजों की मांग समाज में बढ़ने लगी है, यानी कि डिमांड हाई होने लगी है, कपड़े की डिमांड होने लगी, नई नई चीजों की डिमांड होने लगी। क्योंकि अब इतना टाइम तो लगता नहीं है चीजों को बनाने में, जब हाथ से चीजें बना रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। बट अगर हम मशीनों से चीजें बन के तैयार हो रही है तो एक साथ में बहुत बहुत सारा कपड़ा बना दे रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब मांग में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। ठीक है, पहले जो समाज सामंतवादी प्रणाली पर स्थित था, अब वो समाज पूंजीवादी प्रणाली पर आ गया है। यानी कि जिस समाज में पहले सामंतवादी जो समाज हुआ करता था वो समाज अब कैसा हो गया है? वो समाज अब पूंजीवादी हो गया। सामंतवादी का मतलब होता है किसी की भूमि होती थी और भूमि पर वो कुछ किसान खेती करते थे, यानी कि वो उनको मजदूरी के रूप में रखते थे, श्रमिक होते थे, उनके मजदूर होते थे। तो अब क्या हो गया है, धीरे धीरे पूंजीवादी की तरफ, यानी कि अब किसी एक बड़े उद्योगपति का क्या है, पूंजीवादी। देखो, इसमें कौन होते हैं? इसमें होते हैं भूस्वामी, कि जिनकी जमीन होती है और उनके नीचे फिर श्रमिक काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस पूंजीवादी प्रणाली में कौन आ गए हैं? उद्योगपति। और उद्योगपति के नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी श्रमिक या कारीगर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इतने स्किल्स तो है नहीं, इतनी स्किल डेवलपमेंट तो है नहीं।
तो वो क्या है, अब कैसी प्रणाली आ गई है, पूंजी वाली प्रणाली आ गई, कैपिटलिस्ट जो है अब समाज हो गया है। गाँव से लोग किस तरफ मूव करने लगे हैं, गाँव से जो लोग हैं वो मूव करने लगे हैं शहर की तरफ। क्योंकि गाँव में तो अब चीज़ें बदल रही है ना, तो गाँव से काम की तलाश में लोग कहाँ जाने लगे हैं? शहर की तरफ जाने लगे, और शहर की तरफ जाने से क्या हो गया है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, जनसंख्या में वृद्धि, गंदी बस्तियाँ बसने लगी हैं। क्योंकि अगर कोई श्रमिक कारीगर किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी सैलरी इतनी तो होती नहीं होगी कि वो एक अच्छी जीवन यापन कर सके। तो उससे क्या है, गंदी बस्तियाँ जो हैं, मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगा है। और इससे क्या है, सबसे पहले जो समाज में फैलती है, इस समय आर्थिक असमानता में वृद्धि आ जाती है, क्योंकि ये उद्योगपति श्रमिकों का कोई फिक्स पेमेंट नहीं होता है, कि ये बहुत ज्यादा अलगाव महसूस करने लगे हैं, रातों दिनों काम करते हैं, और इन्हें कोई ज्यादा आराम की सुविधा भी नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होना है, समाज में एक विषमता, आर्थिक असमानता की स्थिति आ जाती है, समाज में एक तनाव की स्थिति आ जाती है, और यहीं पर अराजकता का प्रभाव समाज में दिखने लगता है। औद्योगिक क्रांति के बाद एक तरह से क्या था, जिससे शहरीकरण बढ़ा, बहुत जनसंख्या बढ़ी, डिमांड हाई हुई बहुत ज्यादा। तो एक एक आर्थिक विषमता, यानी कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, एक एक बहुत बड़ा गैप इन लोगों के बीच में आ गया है। और इन्हीं सब स्थितियों के बीच में जो उस समय के दार्शनिक थे, या जो विचारक थे, कौन थे, विचारक थे, उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा, ये जो स्थिति है, समाज की स्थिति बता रही है, ये एक बड़ी अराजकता को जन्म दे सकती है, ये एक बड़े क्रांति को जन्म दे सकती है, या इससे बहुत समाज में जो है ये चेंजेस आ रहे हैं, ये किसी बड़ी विषमता को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो चीजें हैं, अभी आप देखिए, हम लोग देख लिया ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमने देखा कि यहाँ तक जो है विज्ञान कंप्लीट आ चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि सब चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पर भौतिक आ चुका है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान यहाँ तक आ चुका है, गणित आ चुका है, ऑलरेडी जीव विज्ञान भी आ चुका है। ठीक है, खगोल विद्या, खगोल शास्त्र आ चुका है। ठीक है, खगोल शास्त्र आ चुका है। ओके, तो ये सारी चीज जो है अब आ चुकी है। ठीक है, अब जब विचारक थे उस समय के, जो दार्शनिक थे, उन्होंने देखा कि जब सारी चीजों को हम साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली देख रहे हैं, चाहे हम विज्ञान के नियम हो, भौतिक शास्त्र के नियम हो, मैथ हो, आपका बायोलॉजी हो, हम जब सब चीजों को इतना साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, तो हम समाज को भी इसी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ सकते हैं। समाज को अगर हम इस वैज्ञानिक तरीके से पढ़ पाते हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन जो अब समाज में बन रही है, उसमें होने वाली घटनाओं की आशंका, या उससे घटनाओं को पूर्व आशंका उनकी की जा सकती है। और यहीं से एक विचार बन के आया कि जब हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम राजनीति को भी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, हम सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हम समाज को भी एक अलग विषय के तौर पर अध्ययन करें। और यहीं से निकल के आता है समाज शास्त्र का कॉन्सेप्ट। इसीलिए समाज शास्त्र को एक यंगेस्ट जो है सब्जेक्ट कहा जाता है, और इसको एक नवजात शिशु के रूप में भी बोला जाता है, कि अभी छोटा बच्चा है, अभी जो समाज शास्त्र है, क्योंकि ये सबसे साइंस की हायरार्की में ये सबसे लास्ट में आया, और यहीं से जो है ऑलमोस्ट समाज शास्त्र के अध्ययन की जो बातें हैं वो शुरू होने लगती है। और लोगों के दिमाग में, क्योंकि ऐसा एक समाज में एकदम से परिवर्तन आता है कि पुनर्जागरण के बाद, कि लोगों के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, उनके आपस में सामाजिक संस्थाओं के जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं, एक तरह से पूरा समाज की संरचना बदल जाती है। तो तब कुछ विचारकों के मन में ये बात आती है कि हम क्यों ना, जिस प्रकार से हम सभी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, हमने मानव की बॉडी को पूरा हमने पढ़ लिया है, हम नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना समाज को पढ़ने वाला एक अलग से विषय बनाया जाए, और यहीं से जो है हम अपने समाज शास्त्र विषय की नींव डलनी शुरू हो जाती है। लास्ट में इसको लेके जाते हैं समाज शास्त्र, अगर हम मेन देखें तो इसके जो पिता माने जाते हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया कि समाज को जब हम पूरे नियमों से वैज्ञानिक तौर तरीके से पढ़ेंगे, तो उसको समाज शास्त्र कहा जाएगा। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे शुरू में 1938 में ये अपना जो है, सॉरी 1838 में उन्होंने अपना
वो दिया था, मतलब उन्होंने अपना इसको समाजशास्त्र नाम दिया था। पहले उन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी कहा था, लेकिन बाद में इस नाम को किसी और विचारक ने ऑलरेडी रख दिया था, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक और चीज़ जो इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपके यूनिट का एक छोटा-सा हिस्सा है, वो है इतिहास का दर्शन। इससे क्या तात्पर्य? ठीक है, इतिहास का दर्शन से तात्पर्य ये है कि कैसे जो समाजशास्त्री विचारक थे, उन्होंने इतिहास को पढ़ते हुए या इतिहास को एनालाइज़ करते हुए चीज़ों को देखा और उन्होंने समझा कि कैसे समाज सरलता से जटिलता की ओर गया है। ठीक है, कैसे समाज में जो चीज़ें हैं वो सरलता से जटिलता की ओर गई हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने इतिहास के दर्शन में पढ़ी और कैसे-कैसे धीरे-धीरे हर समाज में, हर तरह के समाज में परिवर्तन आया है, ये सब चीज़ें उन्होंने इतिहास के दर्शन में पढ़ी और यही सब इतिहास का दर्शन, क्योंकि किसी भी समाज को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है हमें उसकी हिस्ट्री मालूम हो, तो इसी को ऑगस्ट कॉम्ट ने भी अपने जो उनका 3 अवस्थाओं का नियम है या फिर उनका विज्ञानों का संस्करण है, उसमें इस्तेमाल किया है, में प्रयोग किया है और इतिहास का दर्शन आपको जितने भी हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं, जितने भी हमारे क्लासिकल थिंकर्स में जैसे हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, इमानुएल दुर्कheim हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए और कार्ल मार्क्स हो गए, उन पर आपको इतिहास का प्रभाव बिल्कुल साफ-साफ नज़र आएगा और इतिहास का दर्शन का मतलब होता है कि आपको समाज को पूर्व से लेकर आप पहले समाज को देखेंगे और एंड तक जहाँ आप वर्तमान में खड़े हैं, उस तक आप समाज की स्थिति की विवेचना करेंगे। तो इसका इतिहास का दर्शन का तात्पर्य ये होता है। तो आई होप आपको यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से समझ में आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरह से यूनिट फर्स्ट को समझाने की और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में यूनिट सेकंड यानी कि अब हम अपने सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को शुरू करेंगे और सबसे पहले हमारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर होंगे वो हमारे समाजशास्त्र के पिता यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे को हम रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।